Hi everyone. Today we have Alapan with us. So Alapan has secured All India rank 120. Many congratulations, Alapan, and also many thanks for joining us today. Thank you, sir. Thank you for having me here. It's a great pleasure to be here. Yeah, thank you, Alpan. So let's start this particular discussion. मैं प्रेफर करूंगा कि ये डिस्कशन हमारा एक बहुत ऑथेंटिक डिस्कशन रहे, जिसमें आपने जो भी किया है इन द पास्ट 1 year और 1.5 year, उसको आप क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उसको आप एक समराइज तरीके से, एक बेस्ट तरीके से अगर हम मतलब पहुंचा पाए स्टूडेंट्स के लिए, तो आई थिंक काफी बेनिफिशियल होगा. Okay, so we will be, keeping this objective in the mind. Surely, sir. Okay, great. So let's start from very first question कि आपका rank कितना था? I know, but I want to hear from you also. And आपका score Right. कितना आया था? Right. I've got fortunate enough to get a rank of AIR 120. Great. I'm heading to join IIT Kharagpur. So awesome. बस. और आपका स्कोर कितना था अल्पन? गेट स्कोर मेरा था 810 और मार्क्स था 73.33. ओके 73.33 आपके फाइनल मार्क्स आए थे. ग्रेट. ओके, सो दैट्स रियली ऑसम. सो आपने 4th ईयर के साथ प्रिपेयर किया था या फिर एक साल ड्रॉप लिया था? हाँ, सो आई टुक अ ईयर ड्रॉप. मैंने एक्चुअली आई हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग माय 3rd ईयर, पर वो अटेम्प्ट तो बहुत मतलब ऐसे सीरियसली नहीं दिया था. ठीक है. उसके बाद 4th ईयर में भी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज. तब गो क्लासेस नहीं हुआ करता था. तो मैंने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से कुछ पढ़ा. पर दिक्कत ये रही कि जो मैंने पढ़ा, मैंने उसका ठीक से तो या तो नोट्स नहीं बनाया, और क्योंकि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज था इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज था. तो एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-4 लेक्चर्स, 3-4 NPTEL कोर्सेज मुझको रेफर करने पड़ रहे थे, जो एंड में जाके बहुत हेक्टिक हो गया. सिर्फ COA खत्म करने में मेरा 2 से 3 महीने चले गए. और उसके बाद हालांकि मैंने गो क्लासेस ज्वाइन कर लिया था, पर उस टाइम तक चीजें इतनी अनऑर्गेनाइज थी और मैंने इतना कम रिवाइज और प्रैक्टिस करा था कि मार्क्स कम आने लगे टेस्ट में. सो वहां से डिमोटिवेशन होना शुरू हुआ फर्स्टली, और उसके बाद घर में भी थोड़ा सा मिसअप हो गया एक. तो उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया था प्रिपरेशन. मैंने पूरा नवंबर में पढ़ नहीं पाया, पूरा ही छोड़ दिया. डिटैच था. दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने स्टार्ट करा और मैंने ऐसे रिवर्सली करना स्टार्ट किया. मैं PYQ सॉल्व कर, जो सब्जेक्ट्स मैंने स्ट्रांग थे उसमें TOC DBMS, मैं PYQs करता था, और जहां लगता है यहाँ पर गैप है वो पढ़ लेता था. हालांकि वो मतलब ये स्ट्रेटेजी मैं तो फुल टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करता, पर अगर आपको लगता है कि आप गिव अप करने वाले हो और आपके बस 1 ही 2 मंथ बाकी हैं, तो गिव अप मत करो. उससे बेटर यह है कि आप PYQ से जो होता है PYQ से अच्छे से कर लो. तो मैंने ये थोड़े बहुत किए, पर फिर अगेन यू नो दैट उस ईयर में कुछ लोग ऐसे करने लगे कि गेट पोस्टपोन करो. मैं भी भाव में बहता गया कि गेट तो पोस्टपोन होने वाला है. बट एट द एंड गेट तो पोस्टपोन नहीं हुआ, मेरा सक्सेस पोस्टपोन हो गया. तो हाँ, ये 2022 का था. उसके बाद मैंने मेरा 1766 रैंक था, 1766. 1766. हाँ, गॉट इट. हाँ, तो उसके बाद मुझको थोड़े बहुत शायद IIITs मिल जाते, या फिर DTU वगैरह मिल जाता, या फिर मैं इंटरव्यू के लिए जाता तो शायद IIT में कोई ब्रांच मिल सकता था. पर मैंने आपको कॉल किया, मुझे अभी याद है, and you told me कि why don't you try for IIT interviews, why don't you try for MS and PhD programs. I told you कि सर आधे अधूरे नॉलेज से तो नहीं जाना IIT. मैंने बोला था. और हाँ, एंड यू रिप्लाइड कि करते हैं, फोड़ेंगे एक साथ इस साल. तो दैट वाज द फर्स्ट डे आई डिसाइडेड कि करना है, मतलब 1 साल ड्रॉप देना है, 1 साल मुझको डेडिकेटेडली करना है. और सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर रैंक ना भी मिले, जहां भी जाऊं मैं नॉलेज लेके जाना चाहता हूं. तो नॉलेज वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. गॉट इट. और आपका सो बेसिकली आपने पहली बार एग्जाम देखने के लिए मतलब टेस्ट किया था अपने आप को 2021 में, व्हेन यू वर इन 3rd ईयर. तो उस टाइम पे आपका रैंक कितना था अल्पन? अराउंड 6000.
ओके आई एंड गॉट हाँ, सो हाँ सेट 2 बताइए। हुआ था, सेट 2 अलॉट हुआ था मुझको। और हम्म। उसमें मेरा 32 मार्क, 32 नहीं, मेरे ख्याल से 35 के आसपास मार्क्स था। अच्छा, एंड आपने उस टाइम पे आई मीन यूट्यूब वगैरह से प्रिपेयर किया था, एंड फोर्थ ईयर में आपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो किए थे? हाँ, सो एंड हाँ। आई एनरोल्ड इन वन कोचिंग सेंटर विच इज नाउ एक्सटिंक्ट। तो ओके, इन थर्ड ईयर? हाँ, इन थर्ड ईयर। गॉट इट। तो पर हाँ, वही मतलब मैं हड़बड़ी में करने लगा। कुछ मिस्टेक्स मैंने करे थे थर्ड ईयर हम्म। में भी और फोर्थ ईयर में भी। थर्ड ईयर में एक ये मिस्टेक था कि मुझको लगने लगा कि पूरा सिलेबस झटपट खत्म कर दूंगा, फिर पीवाईक्यूज कर लूंगा सारे और सारे टेस्ट दे दूंगा और हम्म। रैंक आ जाएगी। हम्म। पर ऐसा हुआ नहीं। और हम्म। हड़बड़ी में करने के चक्कर में मेरा जो कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं वो हम्म। फुल मतलब वो ठीक से भर नहीं पाए। हम्म। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जैसा मतलब मैंने तो गिव अप कर ही दिया था। उसके बाद हम्म। 22 में मैंने सोचा कि करते हैं स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से पढ़ेंगे। फिर हम्म। कॉन्सेप्चुअल गैप्स तो फिल हुए, थोड़ा बहुत हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी ठीक हुआ, पर वही हम्म। रिविजन रिविजन नहीं करा था, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करा था। हम्म। सो एट द एंड वो सब मिलके एक मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया और मैंने फिर से गिव हम्म। अप कर दिया था। इस साल हम्म। मैंने एक ही फर्क रहा, मतलब बहुत सारे फर्क रहे। कंटेंट आई वाज कंज्यूमिंग, आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंटर्स आई हैड दिस ईयर। सो हम्म। वो सब तो फर्क रहे, पर एक फर्क ये भी रहा कि इस साल मैंने गिव अप करने से मना कर दिया था। तो मैं गिव अप नहीं करने वाला था। सो Awesome. यस, दिस वाज द, आई मीन, दिस वाज द Got स्टोरी। it. गॉट इट। तो थर्ड ईयर में आपकी मिस्टेक थी कि आपने लाइक यू कैन करेक्ट मी, जो मैं समझाऊं वो ये है कि आपने गेट प्रिपरेशन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। आपने सोचा बहुत था कि ज्यादा, फटाफट से हो जाएगा, है ना, फटाफट से एग्जैक्टली 4-5 महीने में निपटाते हैं, और मतलब आपने जल्दी दिखा दी थी। फिर आपको एग्जैक्टली। पता चला कि जल्दीबाजी में नहीं होगा, ये पेशेंस हम्म वाला काम है। मेहनत मेहनत आपने तब भी की थी, लेकिन मतलब डेडिकेटेडली पेशेंस रखना पड़ेगा, इन चीजों को प्लान करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने में 4 महीने में आपने पूरी प्रिपरेशन निकाल दी और अंडर 100 या अंडर 200 रैंक ले आए। मतलब वो आपका एक माइंडसेट था थर्ड ईयर में, जो कि हम्म थर्ड ईयर में आपका क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, मुझे एब्सोल्युटली। पेशेंस के साथ करना है। हाँ, एक फोर्थ और ईयर में पॉइंट। हाँ हाँ, बताइए। एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, थर्ड ईयर में ऐसा था कि डिसाइडेबिलिटी से तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर देख लिया था यूट्यूब पे, एक चैनल पे हम्म। ऐसा मतलब पूरा एक चार्ट बना हुआ था, ये हाँ हाँ हाँ। डिसाइडेबल, ये नॉन डिसाइडेबल, ये क्लोज्ड एट दिस ऑपरेशन। राइट। तो बस वो लगा था ये तो कर लेंगे और यहाँ से हो जाएगा टीओसी, इसमें क्या है। हम्म। और सारे सब्जेक्ट्स पे लगभग ऐसे कुछ पोर्शंस थे। तो उससे हम्म। और मेरे को अलॉट भी हुआ था सेट 2, जो मेरे ख्याल से अब तक का गेट में सबसे टफ पेपर्स में से एक है, रिसेंट ईयर्स में आई एग्री, एटलीस्ट। आई एग्री, यस। हाँ, तो उस टाइप में भी मतलब उस टाइप में लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ठीक से पढ़ लिया होता तो अच्छा मार्क्स आ जाता। खैर, तो हाँ, मैंने अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा किया था, अपने आप को भी बहुत ओवर एस्टिमेट किया था कि हम्म। हाँ, ये सब तो शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे और गेट पे तो हम्म। यही आएगा और यही कर देंगे, हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। गॉट इट। तो थर्ड ईयर में आपने मतलब एक्चुअली जो आपने लाइक व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन एम्फेसिजिंग ऑन द सेम थिंग, क्योंकि ये हम्म मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भी करें, है ना, दैट्स द पर्पस ऑफ एब्सोल्युटली। दिस इंटरव्यू। सो हम्म बेसिकली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो नए लाइक आप थर्ड ईयर में एक तरह से नए एक्सपीरियंस थे, मतलब गेट को हाँ। आप पहली बार देख रहे थे। तो जो हम्म पहली बार देखता है उसको शायद, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि हर हर कोई ऐसा करता है, बट कुछ मतलब है ना, कुछ परसेंटेज ऑफ द एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी जिनकी गलती नहीं है। मतलब वो तो अपने तरफ से ऑनेस्ट है ना, वो तो रैंक लाना हम्म चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि रैंक कैसे लानी है। तो व्हाट दे डू, लाइक आई मीन दे जस्ट ट्राई टू फॉलो सम शॉर्ट ट्रिक्स, लाइक आई मीन यू डिड, कि एक डिसाइडेबिलिटी का चार्ट पढ़ लिया उससे आ जाएगा। मतलब हाँ, ये टिक मार्क लगाने में ज्यादा वो रहता है कि हाँ चलो डिसाइडेबिलिटी टॉपिक डन, चलो टीओसी डन, है हम्म ना। लेकिन वो डन, लेकिन कितना डेप्थ में चाहिए, वो गेट एक अलग लेवल है, जो जो कि बिल्कुल। आपने बाद में ऑब्वियसली इतनी मेहनत करने के बाद कॉन्क्वर किया है उसको। गॉट हम्म इट। एंड फोर्थ ईयर में आपने फिर जब पेशेंस की बात आई तो फोर्थ ईयर में कुछ ज्यादा ही पेशेंस रख लिया था, विच मीन्स एक बिल्कुल। सब्जेक्ट को आपने बहुत ज्यादा हाँ। रिसोर्सेज से फॉलो किया। एंड जैसा आप बता रहे हो कि कोआ पूरा करने में ही आपको 3 महीने लग गए थे, एक बिल्कुल। सब्जेक्ट को पूरा करने में। एंड लाइक आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि 3 महीने में आप 10 जगह से पढ़ोगे तो मतलब एक हम्म कंपाइल्ड सोर्स नहीं है ना कि वहां से एकदम हाँ, मतलब मजा ही आ जाए कि यार अब मेरे हो गया है। तो बिल्कुल। वो शायद नहीं हुआ हो। तो मतलब हम्म फोर्थ ईयर में आपने आपने सोचा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, और उस डेप्थ के चक्कर में, जो कि आपने सही किया, हाँ।
डेप्थ के चक्कर में आप स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पे गए, जो कि सही सही चीज है, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया फोर्थ ईयर में। बिल्कुल अनऑर्गेनाइज रही चीजें, अनऑर्गेनाइज था, राइट। एंड उस वजह से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, जैसे आपने बोला कि फोर्थ ईयर में इतनी कुछ ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई, रिवीजन नहीं हो पाया, पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं हो पाए। सो दिस वाज योर फोर्थ ईयर लाइक मिस्टेक दैट यू अनइंटेंशनली डिड, मतलब आप अपनी तरफ से तो मेहनत ही कर रहे थे, बट यू अनइंटेंशनली डिड दैट मिस्टेक, एंड देन यू टुक अ ड्रॉप। एंड जो आपने बोला कि ड्रॉप लेने का जो मेजर डिसीजन था, यू मतलब लाइक यू आर वेरी श्योर कि मुझे आईआईटी जाना है, लेकिन एक फुलफिलमेंट के साथ जाना है, ऐसे नहीं कि नहीं मतलब मतलब आप अपने, इट्स नॉट लाइक कि 1700 रैंक दैट यू गॉट इट्स अ बैड रैंक और गुड रैंक, इट्स नॉट, इट्स द पॉइंट इज नॉट दैट कि वो बेकार रैंक है, कुछ ऐसा है। लेकिन आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि यार, आपको चाहिए था कि मुझे टॉप रैंक के साथ ही आईआईटी जाना है, अगर जाना है तो, है ना, मतलब लाइक ऐसा नहीं कि मेरे को चीजें नहीं आ रही हो मैं वहां पे पहुंच जाऊं, वो आपका अजम्पशन है ना। कई लोग होता है कि मतलब 2 के रैंक 3 के रैंक के बाद भी जाते हैं और अच्छा करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती आप जाते भी तो, बट आपने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी तरफ से एक सेटिस्फेक्शन के साथ जाना है कि हाँ, नाउ आई एम अ गुड इंजीनियर, गुड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एलिजिबल टू डू मास्टर्स, एंड देन तब जाना है आपको। बिल्कुल। गॉट इट। हाँ हाँ, इस पॉइंट को मैं एम्फोसिस करना चाहूंगा थोड़ा सा। मैंने मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं एस्पायरेंट्स के, तो वेदर टू टेक अ ड्रॉप, वेदर टू टेक अ ईयर गैप, अगर मतलब इतनी रैंक आई है, किसी का 1000 आया है, किसी का 1500 आया है, मुझको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? माय आंसर इज दैट इफ यू फील दैट यू आर स्टिल हैविंग कॉन्सेप्चुअल गैप्स इन मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर आपको लगता है कि आप नॉलेज के बेसिस में इससे बेटर कर सकते हो, तो आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ड्रॉप लेना, राइट। तो मेरा यही मोटिवेशन था कि अगर मतलब चाहे मैं IIIT बेंगलोर भी मिले अगले साल, यानी कि इस साल 23 में, अगर IIIT बेंगलोर या DTU भी जाना पड़े, मैं इस सेटिस्फैक्शन के साथ जाना चाहता हूँ कि जो टॉपिक्स गेट पूछता है, जो प्री रिक्विजिट है मास्टर्स करने के, वो टॉपिक्स में मेरा अच्छा सा होल्ड होना चाहिए। क्योंकि मुझको ऐसा लगता था, अगर मैं IIT चला भी गया, अगर इस रैंक पे मैं IIT चला भी गया, तो मैं पूरा, हाँ शायद मतलब सरवाइव तो कर लूंगा, प्लेसमेंट तो उठा लूंगा, पर जो सीखने को मिल सकता था, जो मैं ग्रास्प कर सकता था, जितना मैं अब्सॉर्ब कर सकता था, जितना नॉलेज, उतना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा बेसिक क्लियर ना हुआ था। तो ये एक मोटिवेशन था कि IIT जब जाऊंगा, जो इतना सीखने को मिलेगा, इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो समझ में भी आना चाहिए, इसके लिए बेसिक भी मेरा क्लियर होना चाहिए। तो बस यही था कि अगर कोई मतलब इस वीडियो को देख रहा है और ये सोच रहा है कि कंफ्यूज्ड है कि उसको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, बस एक चीज अपने आप से पूछो कि आपका कॉन्सेप्चुअल गैप्स अभी भी हैं आपको मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में। अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने नॉलेज से, फिर ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि प्लेसमेंट्स हर Tier 1 कॉलेज में ऑलमोस्ट सेम है। तो अपॉर्चुनिटीज आपको सेम मिलना है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नॉलेज में कुछ खोट रह गई है, कुछ मतलब गैप्स रह गए हैं, तो इट्स वर्थ टेकिंग अ ड्रॉप। Got it. Awesome answer. Okay. So that's really nice articulated answer. Now coming to your this year preparation, कि आपने इस साल कैसे प्रिपरेशन की, क्योंकि लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का तो हमने ब्रीफ में डिस्कस किया ही है, लेकिन मेन तो ये साल है जहाँ पे आपने गेट फोड़ा है। तो कैन यू ब्रीफ अबाउट इट कि आपने कैसे चालू किया, आपने कब चालू किया गेट का, जैसे आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट आया उसके कितने दिन बाद आपको आपने प्रिपरेशन चालू की, फिर क्या स्टेप्स थे, कब आपने सोचा कि स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करना है, या फिर गो क्लासेस से आपने कैसे फॉलो किया, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि इस साल की प्रिपरेशन की जर्नी क्या रही। बिल्कुल। तो मैंने तो गो क्लासेस में एनरोल कर ही लिया था आपसे बात करने के बाद। मतलब मेरा ऐसा था, अगर ड्रॉप लूंगा तो इस साल कोई रिस्क नहीं लेना, इस साल गो क्लासेस ज्वाइन करता हूँ, पढ़ लेता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, ये डिसीजन मतलब आपको कि आप कैसे कंफर्म हुए कि गो क्लासेस ही लेना है, मतलब इस साल? मैंने पिछले साल लिया हुआ था, हालांकि मैं देख नहीं पाया सारे लेक्चर्स, पर मैंने पिछले साल एनरोलमेंट करा हुआ था गो क्लासेस में। राइट। पर तो मुझको आइडिया था कि गो क्लासेस में जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, और फिर उसके साथ मुझको एक वेल फॉर्म्ड मैनर में भी चाहिए, और मेंटरशिप भी चाहिए, एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज भी चाहिए, डाउट सॉल्विंग भी चाहिए। ये सब
मुझको तब लग रहा था और अब भी लगता है कि सिर्फ गो क्लासेस में ही है अभी तक। तो उसके लिए मैं मतलब वही रीजन था, दैट वाज द सोल मोटिवेशन गॉट इट। कि मुझको गो क्लासेस लेना है। और आई गॉट एनरोल्ड इन गो क्लासेस। क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्रू। और everything was going so good, so good. I was learning so much from each of the lectures. I was doing great in quizzes as well. मैं consistently rank 1 to 5 आ रहा था quizzes में first के राइट दिनों में। राइट। and then मतलब शायद नसीब में कुछ और लिखा था तब। I got diagnosed with fatty liver grade 3। और तब मेरा वजन 115 केजी हुआ करता था, जो मुझको घटाना था इन ऑर्डर टू सर्वाइव, आई मीन फिजिकली। तो उसके लिए मुझको मतलब डॉक्टर ने बोला अगर जिंदा रहना है तो अभी तो वजन कम करो। तो उसके लिए मतलब एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में मतलब मैं स्टार्ट करा, मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, उसके साथ एक्सरसाइज। तो इसके लिए मुझको डेली 4 to 5 आवर्स तो डेली देने ही पड़ते थे, योगा एंड एक्सरसाइज एंड टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ। and fortunately I got fully recovered from the disease, and वाओ। I lost around 25 kgs in 2.5 months. So ओ माय गॉड। हाँ, ये एक था रहा। मार्च अप्रैल में इसमें निकल गया। उसके बाद जून में मैं स्टार्ट करने वाला था कि इस अभी तो हो गया, मतलब अभी तो ठीक हो गया हूँ पूरी तरीके से, हेल्दी हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं। जून में स्टार्ट करने गया, 2 दिन पढ़ा, फिर से कोविड हो गया। और कोविड की वजह से मेरे लेक्चर्स पाइल अप होने लगे। तो पूरा जून वो फटीग की वजह से मैं ठीक से फोकस भी नहीं कर पाया। इसलिए जुलाई अगस्त वो लेक्चर्स जो पाइल अप हुए थे वो ठीक करने में, मुझे अभी भी याद है, मैं ग्राफ थ्योरी पूरा छोड़ दिया था मैंने जून में। और वो जुलाई अगस्त में मैंने कवर अप किया ग्राफ थ्योरी। तो अभी भी मेरे पास नोट्स बहुत कम थे। मैंने एक ही सब्जेक्ट के नोट बनाए थे, डिस्क्रीट मैथ्स। और मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया था, जो वीकली क्विज में आता था वो देता था बस। और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करे थे, पर पीवाईक्यूज भी अच्छे से नहीं करते। फिर अगस्त भी निकल गया। सितंबर में मैंने करा कि अब तो 4 महीने बाकी हैं, अभी पूरा टेस्ट सीरीज दूंगा और पीवाईक्यूज करूंगा, रिवीजन करूंगा अच्छे से और होगा। सितंबर 1 को मैंने पूरा शेड्यूल बनाया, टेस्ट सीरीज कब क्या देना है। सितंबर 5 को आई गॉट टू नो दैट माय फादर गॉट डायग्नोस्ड विद लिवर सिरोसिस, जो एक डेडली डिजीज है। तो बस फिर तो मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल ही बंद हो गई। मैं पूरा सितंबर और अक्टूबर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में कट गया। और कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी तो मैं बस यही पढ़ता रहता था कि इस डिजीज का क्या रेमेडीज हैं, कैसे क्या होता है। मैं पढ़ने लग गया, डॉक्टर्स से बात करने लग गया। तो सितंबर अक्टूबर इसमें गया। अक्टूबर के एंड में थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई चीजें। डॉक्टर ने थोड़ा सा मतलब हमने कंसल्ट किया बहुत सारे डॉक्टर्स को। उसके बाद नवंबर में एक्चुअली आई वाज फीलिंग कि आई एम लॉस्ट, ये नहीं होने वाला। नवंबर दिसंबर में क्या ही कर लूंगा। आई रिमेम्बर आई कॉल्ड यू एंड टोल्ड यू द होल सिनेरियो। आपने मुझसे, पर एक चीज मैंने करी थी, मैं लेक्चर्स रेगुलरली देख लेता था, मतलब कुछ भी हो मैं पाइल अप होने नहीं दिया मैंने। तो हालांकि प्रैक्टिस नहीं कर पाया, नोट्स नहीं ले पाया, पर लेक्चर्स मैंने पूरे देखे। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, मुझे अभी भी याद है। और आपने पूछा कि आप मतलब कितने सब्जेक्ट्स बाकी है, और मैंने बोला कि सर मैं सिंक में हूँ। तो आपने कहा कि यू आर अमंग द वेरी फ्यू पीपल जो सिंक में है। मुझे तब मालूम पड़ा कि मैं जो सिंक में हूँ यही बहुत लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले ही हार मान जाते। वो लेक्चर्स देख के ही वो से ये तो नहीं होने वाला, और वो आउट ऑफ द होल कंपटीशन हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सिंक में तो था, हालांकि नोट्स नहीं बने थे, टेस्ट सीरीज नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने गो क्लासेस के जो एनोटेटेड नोट्स थे बस उसी को फॉलो किया। और ये ब्लेसिंग, ये एक ऐसे की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे लिए साबित हुआ। क्योंकि एनोटेटेड नोट्स में मुझको लगता है अगर आप गो क्लासेस के स्टूडेंट हो तो यू डोंट इवन नीड टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। एनोटेटेड नोट्स में सब होता है,
और मुझको तो लगता है कि मैं अपने हैंड राइटिंग से शायद आपका और दीपक सर का हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छे से पहचानता हूँ इतने लेक्चर्स देखने के बाद। तो मैंने एनोटेटेड नोट्स फॉलो किया, कभी कभी उससे स्क्रीनशॉट उठा लेता था और अपने नोट्स में, जैसे एक मेरे पास टैबलेट है, मैं दिखा भी सकता हूँ, हाँ ये, इसमें मैं ऐड कर लेता था और उसके बाद मैं यही से पढ़ता था, जो रिलेवेंट स्लाइड्स हैं वो ऐड कर लेता था। तो इस दौरान मुझको ये लगा कि शायद यही बेस्ट स्ट्रेटेजी रही मेरी रिवीजन करने के टाइम, क्योंकि जब आप स्लाइड्स देखते हो, व्हेन यू गो थ्रू द सेम डेफिनेशंस, सेम राइटिंग्स अगेन, तो आपको याद आता है, हाँ रिकॉल हो जाता है। उसके साथ उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, आपके पीवाईक्यूज भी रहते हैं। सो इट माइट टेक अ लॉन्ग, आई मीन अ लिटिल लॉन्ग, कि एक एक टॉपिक करने में आपको शायद, मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन खत्म करने में मेरा 3 घंटा लगा था पहले टाइम में, पर अगली बार जब रिविजन करूंगा वही चीज 1 घंटे में होगा, उसके बाद वही चीज 15 मिनट में होगा। पर एक बार टाइम लगता है, बस एक ही बार का थोड़ा सा मेहनत है। पर अगर आप कर लेते हो स्लाइड से, और सितंबर टू दिसंबर अगर आप इफेक्टिवली स्लाइड से भी करते हो, तो मेरे ख्याल से ये वर्थ है, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स में भी तो टाइम जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। उस टाइम में अगर आप इफेक्टिवली रिविजन करते हो स्लाइड से, मेरे ख्याल से वो बेटर ऑप्शन है। ये मैंने फॉलो किया था, हालांकि बहुत लोगों ने हैंड रिटन नोट्स भी फॉलो किया, बट दिस इज व्हाट आई फॉलो। और उसके बाद जनवरी में आया, और जनवरी तक कुछ ऐसे तो सारा तो खत्म नहीं हुआ था, पर मैं कर लेता था। मेरा ऐसा हैबिट था कि जब भी लगता है ये टॉपिक भूल रहा हूँ, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज कर लेता था। और हालांकि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं करे, और सिर्फ पीवाईक्यूज में ही मैंने पूरा फोकस किया, पीवाईक्यूज और आपके स्लाइड्स और लेक्चर्स और डेफिनेशंस। तो बस फिर जनवरी आया, रिविजन करता गया, जहां पर गैप्स है फिल करता गया, और फिर गेट आ गया। गॉट इट। तो हमने टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट दिए थे अल्बन? मैंने टॉपिक टेस्ट तो एक भी नहीं दिया था, सब्जेक्ट टेस्ट भी एक भी नहीं दिया था। मैंने मॉक टेस्ट बस 3 ही दिए थे, IIMT 1 to 3। ओके, बस आपने 3 टेस्ट दिए, पीवाईक्यूज लेक्चर्स ये सब किया। ओके, एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन IIMT 1 to 3 इफ यू रिमेंबर? हाँ, that is a whole story altogether. ठीक है, So बताओ। in AIMT 1, I revised everything apart from COA and CN, और फिर भी मुझको ऐसे 56 या 54 ऐसे तो मिले थे। उसमें भी थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हुआ था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि चलो 56 मिल रहा है, CN COA पढ़ लूंगा तो ये 66 हो जाएगा। एंड व्हाट आई फेल्ट वाज AIMT 1 वाज एट पार विद गेट 2022। तो उसका स्टैंडर्ड सेम था, तो मैंने देखा 66 पे तो अच्छा खासा रैंक आ रहा है, तो मैं खुश हो गया कि ठीक है, हो जाएगा। फिर शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था उस टाइम पे। और AIMT 1 से 2 के बीच में मैंने रिविजन को फिर से CN और COA में पूरा फोकस किया। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं डाउट सॉल्व करता था ग्रुप्स में, जैसे हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है, तो वहां पे मैं डाउट सॉल्व करता रहता था, और वहां से भी रिविजन होता गया। AIMT 2, मैंने ये प्री कंसेप्शन था कि AIMT 2 इज गोइंग टू बी इजी, तो पहले वाला थोड़ा सा टफ आ गया, इस साल तो इजी आएगा, इस बार तो इजी आएगा। सो आई स्टार्टेड द एग्जामिनेशन विद दैट माइंडसेट कि ये तो इजी आएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो हार्ड है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हार्ड है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अ व्हाइल आई गॉट टू नो दैट ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज हार्ड। तो वो मैं पैनिक कर गया, एंड दैट वाज अ लेसन जो मेरे ख्याल से रियल गेट में मेरा हेल्प हुआ, कि अगर मैं उस दिन पैनिक नहीं होता, मुझको 41 मार्क्स मिले थे AIMT 2 में, और मैंने मेरे ख्याल से 22-30 नंबर का तो मैंने सिली मिस्टेक ही कर दिया था। तो बस उस मतलब गलती की वजह से कि मैं पैनिक कर गया था, और मैंने सोचा कि ये तो गया, ये तो मैं क्या करूंगा अभी। तो बस उसी की वजह से मैं पैनिक कर गया। थोड़ी थोड़ी चीजें के लिए मतलब मुझको कॉन्सेप्ट्स आती थी, पर आ नहीं रही थी, मतलब मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, इतना सब हुआ। और AIMT 2 के बाद मुझको लगा ये तो गया, मतलब इस साल तो नहीं होने वाला, फिर क्या फायदा, पिछले साल भी 42 आया था, इस साल भी 42 आ रहा है, तो क्या फायदा। तो एट दैट टाइम माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला,
मैं थोड़ा बहुत लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, तो लिटरेचर थोड़ा बहुत मैंने रेफर किया, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली कि हार नहीं मानना है। और किसी तरह मैंने AIMT 3 दिया, उसमें भी कितना मिला था मुझको याद नहीं, ऐसे ही मतलब 55 to 60 के रेंज में था, जो उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि AIMT 3 बहुत ईजी आया था। तो पर उसमें भी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो सिली मिस्टेक्स हुए हैं, इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं फोकस अपना ठीक रखूं गेट एग्जाम में, तो ये सिली मिस्टेक मैं ओमिट कर सकता हूँ। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। गेट के दिन मैंने बस एक सिली मिस्टेक करा, वो भी ट्रांसमिशन रेट वाला क्वेश्चन। तो बस उसी की वजह से, बस जो फर्क था वो बस इतना था, वो 55, 53 और 73 में, कि मैंने सिली मिस्टेक्स नहीं करे थे। नाइस। आपके मतलब AIMT 3 में 53 या 55 मार्क्स थे, एंड देन यू गॉट 73.33, एंड बिकॉज यू आर वेरी वेरी फोकस्ड इन गेट, मतलब करना ही नहीं है सिली मिस्टेक, राइट? हाँ, मतलब गेट में कुछ और मैंने सोचा ही नहीं। फॉर्चुनेटली आई गॉट अ गुड डीप स्लीप पिछले दिन, और मैंने पूरा प्रेशर लिया ही नहीं था। वो एक अलग स्टोरी है कि कैसे D-Day को टैकल करें। मैं तो मतलब मैंने एक क्वेश्चन में सारे आंसर दे दिए हालांकि, तो नहीं पर वो फिर बताइए आप क्या कैसे, मतलब वो तो मुझे भी जानना है कि हाँ, कैसे टेंस सिचुएशन को आपने इतने अच्छे से हैंडल किया। बताइए कि कैसे हाँ। सोया जाए अच्छे से। वेरी नाइस। तो क्या हुआ था कि पिछले दिन मैंने मतलब गेट से 2 दिन पहले, मुझे अभी भी याद है, मैं 2:30 बजे तक जाग जाग के डिसाइडेबिलिटी का सेशन देख रहा था दीपक सर का। ठीक है। क्योंकि मुझको वो तब भी लग रहा था कि ये तो थोड़ा सा मुझको लग रहा है कि ये मैं भूल रहा हूँ, वो रिवीजन की जरूरत है। लोग बोलेंगे कि मत पढ़ो, 7 days मत पढ़ो, 3 days मत पढ़ो। मुझको लगता है जो आपको सही लगे उस टाइम पे, कि ये मेरे लिए सही है, वो करो। मैंने वो पढ़ा, और अगले दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब 1 साल हो गए थे मेरे फेवरेट बुक्स और म्यूजिशियन को सुनते हुए। तो मैंने वो पूरा दिन मैं सिर्फ मतलब नॉवेल्स पढ़े, तो म्यूजिक सुना। और मुझको अभी भी याद है शाम को, एंड इफ सम बंगालीज वाचिंग दिस, एक कविता है रविंद्रनाथ टैगोर का, कि সত্যের লও সহজে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যের লও সহজে, which means अच्छा या बुरा जो भी आए उसको इजीली लेना है, सहजता से लेना है, उसके लिए पैनिक नहीं करना है। तो बस वो मतलब थोड़ी बहुत चीजें थी जिससे मोटिवेटेड हुआ। और उस दिन मैंने मतलब मुझको अभी भी याद है, प्राइवेट ग्रुप में सब ऐसे टेंस थे कि क्या होगा कल, एग्जाम है। और मैंने लिखा कि बस भाई मेरा हो गया, मतलब मैंने 1 साल जहां भी मैं खड़ा हूँ, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। और हम सब ने बहुत कोशिश की है। बस अब गेट जो भी होता है उसके बाद मुझको थोड़े मतलब अपने, मुझको थोड़ा सा म्यूजिक में ध्यान देना है, अपने थोड़ा सा लिटरेचर में ध्यान देना है। बस वही था कि जो होगा देखा जाएगा। जल्दी सो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि बहुत सिली लग सकता है, पर लोग पैनिक कर जाते हैं और फिर रात को नींद नहीं आती, और उसके लिए पूरा गेट एग्जाम खराब होता है। तो मैं जल्दी सो गया। आई टुक हेल्प फ्रॉम वन ऑफ द एप्स, जो उसमें मेडिटेशन है और गाइडेड स्लीप टेक्निक्स होते हैं, मैं उससे हेल्प लिया। और बस सुबह को उठा, और पूरा ऐसा था कि किसी पर ध्यान देना ही नहीं है, किसी चीज पे। बस अगर पूरे फोकस से किसी चीज को देखना है, वो है पहला क्वेश्चन गेट में। तो बस पूरा दिन इसी में गया। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट टू पैनिक। सिर्फ गेट के दौरान नहीं, गेट के पहले भी आप किसी भी चीज पे पैनिक ना करें। आपको लेट होगा, गाड़ी मतलब ट्रैफिक में फंस गई या ऐसा कुछ, किसी भी चीज में पैनिक ना करें। जहां पे आप पैनिक करते हैं वहां पे आपका बैलेंस बिगड़ता है। तो बस यही मुझको लगा कि यही टर्निंग पॉइंट रहा, कि मुझको एक अच्छा रैंक आया। नहीं तो मैं जैसा मैं सिली मिस्टेक कर रहा था, अगर वैसा करता तो अच्छा रैंक नहीं। गॉट इट। आपको आपको लाइक आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर इट और नॉट, बट मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था एक कि मतलब एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। आई मीन कि आप
क्वेश्चन देखो एंड जस्ट थिंक दैट यू हैव टू डू योर बेस्ट, मतलब Exactly. बाय हुक एंड कुक यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन दिस क्वेश्चन, एंड अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है दैट इज ओके, स्किप दैट क्वेश्चन एंड व्हेनेवर यू सी द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को देखते से दोबारा यही आना चाहिए दिमाग में, इस क्वेश्चन में बेस्ट देना है, एंड आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, बस इस क्वेश्चन में बेस्ट देना है, हर क्वेश्चन के लिए करना है। एग्जैक्टली और वो मतलब मैं जब गेट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम, तभी भी मेरे मतलब आंखों के सामने वही मैसेज मतलब मेरे ख्याल से आ रहा था कि बस इस क्वेश्चन में पूरा एफर्ट देना है और किसी के बारे में नहीं सोचना, और एग्जैक्टली मैंने वही करा एंड बस सिली मिस्टेक्स कम हो गए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सिली मिस्टेक लिख लो कहीं पर या फिर याद रखो, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा फोकस पे मतलब थोड़ा सा फोकस करते हो तो मेरे ख्याल से सिली मिस्टेक्स ऐसे ही ऑमिट हो सकते हैं बहुत हद तक। Got it. Okay. Got it. And now my next question is regarding PYQ, क्योंकि आपने टेस्ट तो केवल 3 ही दिए थे। Exactly. तो हमने PYQs कितनी बार किए थे? Is this the case that आपने मल्टीपल टाइम PYQs किए थे या फिर एक ही बार अच्छे से किए थे? नहीं, कैसे किए थे? मैंने मल्टीपल टाइम्स किए थे। एक्चुअली आई फॉलोड अ वेबसाइट कॉल्ड practicepaper.in। उसमें बहुत अच्छी तरीके से यूआईज हैं और उसमें डायरेक्ट रिडायरेक्ट होता है आपको गेट ओवरफ्लो के ऑफिशियल पेज में उस क्वेश्चन के लिए। तो आपको एक अच्छा सा यूआई भी मिल जाता है और जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया आपको पूरा पेज भी मिल जाता है गेट ओवरफ्लो का। तो मैंने मतलब मेरा पीवाईक्यूज ऐसा था, मैं लेक्चर देख रहा हूँ और जैसे ही लगा कि थोड़ा सा बोर्ड हो रहा है मैं उसको मिनिमाइज करके मैं पीवाईक्यूज करने लग जाता था। पीवाईक्यूज अटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज वाज काइंड ऑफ फन, और क्योंकि जब मैं देख रहा था कि मेरे हो रहे हैं पीवाईक्यूज बन रहे हैं, तब एक ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव सी फीलिंग होती थी, चलो ये तो याद है, ये तो आता है, ऐसे ही बन जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस आता था। और पीवाईक्यूज मेरे ख्याल से मतलब बहुत मैंने मल्टीपल टाइम्स तो करे, पर हर बार जो पर्सपेक्टिव था अटेम्प्ट करने का वो अलग था। कि जब पहले करे थे तब मतलब एकदम पहले जब करा था तब ये देखने के लिए होता कैसा है, उसके बाद अपने अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए, जब लास्ट के दिन में मैं कर रहा था तब मेनली रिविजन के लिए और ट्रिक समझने के लिए। मतलब हर क्वेश्चन में ना एक फिलोसफी होता है, एक इंट्यूशन होता है। मैं जब अंत के दिनों में कर रहा था तो मैं बस ये चेक कर रहा कि मुझको इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं, वो जो आइडिया है वो मैं मतलब whether I'm being able to get that idea। और उसके बाद एक था कि रिविजन, कि मेरे ख्याल से 30 साल का 35 साल का जो पीवाईक्यूज है उसका एक बार कर लेते हो, किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आप पूरा पीवाईक्यूज कर लो, उससे बाहर तो शायद ही कुछ आएगा। मतलब 90% क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से आना है, उसी कॉन्सेप्ट से आना है। और बस यही मैं पहले मतलब रिविजन के दौरान मैं पहले स्लाइड्स रेफर करता था। स्लाइड्स में तो सारी चीजें होती थी, डेफिनेशंस वगैरह, और उसका एक्सप्लेनेशन भी होता था, कुछ प्रूफ्स होता था, वो भी होता था। तो जहां जहां जरूरत पड़ी देख लिया, फिर पीवाईक्यूज कर लिया, बस ऐसे ही चलता रहता था रिविजन। राइट। सो पीवाईक्यूज में आपने गेट ओवरफ्लो पे डिस्कशंस जो होते हैं वो आई मीन फोकस से पढ़े या फिर आपने बस मतलब सॉल्व हो गया आगे निकलो, या फिर उसको कांसेप्ट्स को एक बार डेप्थ में ग्रैप्स किया? मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे तो बहुत इजी थे, तो उसमें तो बहुत कुछ देखना था नहीं। हाँ, टाइम वेस्ट है, मतलब क्यों ही देखोगे, राइट? हाँ, exactly। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन आया कि वो एसक्यूएल का 2 आएगा, राइट, और एक डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक एंड क्यू वाला, वैसे क्वेश्चंस पे कुछ देखने का मतलब चांसेस भी नहीं होते। पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जहां से मतलब डिफरेंट आइडियाज मिलते थे। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, मान लीजिए एक क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ग्रुप थ्योरी का, मुझे भी याद है आपका एक आंसर था जो ग्रुप थ्योरी के मतलब ऐसे प्रूफ की तरह आपने डिराइव किया था ग्रुप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और आंसर था जो टीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हैंडल कर रहा था। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देखने को मिलते हैं। तो मैं मतलब सारे आंसर्स पढ़ता था, एटलीस्ट जो फर्स्ट पेज में आते थे वो तो पढ़ता था। उसके अंदर जो कमेंट्स में अगर कुछ ऐसा रहा कि कुछ अच्छा सीखने को मिला, कमेंट्स पे पढ़ता था, और बस यही। गॉट इट। एंड आप कमेंट या आंसर करने को आपको टाइम मिल पाया था क्या गेट ओवरफ्लो पे? नहीं, मैंने कुछ ही मतलब एकदम शुरू के दिनों में मैंने कुछ क्विजेस के आंसर करे थे, वो क्विज के क्वेश्चन के। उसके बाद मुझको टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं बस पढ़ता रहता था। और कभी कभी मैं टेलीग्राम में ज्यादा एक्टिव रहता था, तो टेलीग्राम में मैं आंसर करता रहता था। गॉट इट। एंड ओके, like Alban, my next question is that how Go classes help you in the whole journey to achieve this rank?
Go classes help me throughout the journey. Okay. मतलब सारे पड़ावों में सारी तरीके से आई थिंक द कंटेंट, द लेक्चर्स विच वर सेल्फ सफिशिएंट। जैसा आपने पहले दिन ही मुझको बोला था कि लेक्चर्स हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेक्चर्स को किसी तरीके से नहीं छोड़ना। हाँ, सो मेरे हमेशा से लेक्चर्स मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहा गो क्लासेस के। मैं जानता भी हूँ टॉपिक फिर से देखना है, फिर भी देखूंगा, ये मुझको पता है कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा यहाँ से, और कुछ सीखने को नहीं मिला तो रिविजन हो जाएगा, लॉस नहीं है। राइट। तो the lectures which were having I mean standard resources, lectures में standard notes, standard books के screenshots होते थे, snapshots होते थे। 2NF पढ़ाने के टाइम में तो दीपक सर ने पूरा रिसर्च पेपर से स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, तो एकदम ऑथेंटिक जो डेफिनेशन था वो हमको पढ़ने को मिला, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादातर कोचिंग्स में मतलब ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मैंने जहां से पढ़ा है वो एकदम ऑथेंटिक नहीं पढ़ाते, शायद आसपास होगा, पर कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स वो आधा बोल जाते हैं और स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि वही कॉन्सेप्ट है, और वो गलत होता है। जैसे डिकम्पोजिशन का एक था, और इसमें हमारे ओएस में एक था कि मल्टी लेवल पेजिंग का, राइट। हाँ एग्जैक्टली। तो इस ऐसे टॉपिक्स सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। टेस्ट सीरीज वाज ऑसम, ऑल्दो मतलब ये मेरा एक रिग्रेट है कि अगर मुझको एक और चांस मिले तो मैं टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि मैं टेस्ट सीरीज दे नहीं पाया। इतना अच्छा सुनने को मिला, मेरे फ्रेंड्स अभी भी कहते हैं। कुछ दिन पहले देवदूत से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मतलब टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छे से करा, टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो टेस्ट सीरीज जैसे एक और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने पीवाईक्यूज में ध्यान दिया, टेस्ट सीरीज नहीं करा। मेरा एक और दोस्त नील रयाल, हमने एक साथ प्रिपेयर करा था। नील ने टेस्ट सीरीज ही करा, पीवाईक्यूज नहीं करे। हाँ आई नो, मैंने नील का इंटरव्यू लिया था, आई रिमेम्बर। एग्जैक्टली। तो नील का 80 रैंक आया था ना? 85। हाँ 85। तो उसने बस टेस्ट सीरीज ही करा था, और हम ऐसे डिस्कशन करते रहते थे कि हम एक साथ चले जाए तो मजा आ जाए। तूने टेस्ट सीरीज करा है, मैंने पीवाईक्यूज करा। तो हाउएवर तो हाँ बस ये टेस्ट सीरीज का था कि टेस्ट सीरीज तो मतलब मिला, और उससे बढ़ के भी जो मिला वो है मेंटरशिप। तो जब भी मतलब मैं इतना प्रिविलेज था कि मुझको मैसेज करने की जरूरत नहीं थी, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। जब भी मुझको ऐसा लगता था कि कुछ डाउट है ना, मैं डायरेक्ट आपको कॉल करता था। राइट। तो वो मुझको बहुत हेल्प किया मेरे टफ टाइम्स में, बहुत गाइडेंस मिला। एंड राइट नाउ आई मीन आई डोंट सी एनी कंटेंडर, quite honestly, any serious contender to Go classes at this point of time, और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। और जिन लोगों को शायद नहीं पता, आप और डिस्काउंट आपको मिल सकता है थ्रू माय रेफरल कोड, जो मैं डाल दूंगा, आप पिन कर देना। श्योर। ओके अल्पन, आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा याद हो जिसमें आपको लगा हो कि यार ये देख के तो मजा आ गया? मतलब ऑल्दो आई नो इट्स वेरी हार्ड टू लिस्ट डाउन ऑल द सब्जेक्ट, बट स्टिल मतलब जो भी आपके टॉप ऑफ द माइंड आ रहा हो अभी के लिए। हाँ सब्जेक्ट्स तो नहीं, पर मतलब टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स में थे, कुछ टॉपिक्स में तो ऐसा लगा था कि जब जैसे मैंने बताया कि सर ने रिसर्च पेपर दिखा दिया था। एक टॉपिक था कंपाइलर में, जो मैं पहले पढ़ता था। पहले तो पार्सिंग के टेक्निक्स के नाम पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ते थे इसमें ऐसा करना है, उसमें ऐसा करना है। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने पहले टेक्निक पढ़ा और बस अंत में उसको कनेक्ट करा कि बस इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, बाकी तो सिंपल है। एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ यूरेका मोमेंट फॉर मी। मतलब मैं इसके पीछे 3 साल लगा दिया मैंने कि ये समझने के लिए, और ये इतना सिंपल तो है। बाकी जैसा मैंने कहा, मल्टी लेवल पेजिंग का टॉपिक, और मेरे ख्याल से टीओसी में डिसाइडेबिलिटी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, सब बोलते हैं डिसाइडेबिलिटी। तो पर जो मुझको सबसे ज्यादा अच्छा, ग्राफ एल्गोरिदम्स में जो मेरे ख्याल से, और एक मास्टर थ्योरम, उसका प्रूफ कि मास्टर थ्योरम मुझको मतलब मैंने तो अब तक मतलब मुझको याद नहीं, मैं डिराइव कर लेता हूँ, जब भी होता है मैं डिराइव कर लेता हूँ। तो मास्टर थ्योरम पर मुझको जो एक सबसे ज्यादा फंडामेंटल सब्जेक्ट लगी वो थी डिस्क्रीट मैथ्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। राइट। कि जैसे डिस्क्रीट मैथ्स में 3-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर जगह आपको काम आने वाले हैं। एक तो है लॉजिक, क्योंकि कभी भी कोई भी डेफिनेशन आप लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट पर हो, उसमें कुछ डेफिनेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं हमेशा लॉजिक के टर्म्स में देखता था। मैं ट्रांसलेट कर लेता था।
हाँ, मैं ट्रांसलेट कर लेता था, तो वो इम्प्लीकेशन वाले में, प्रोपोजिशनल लॉजिक के फॉर्म में या प्रेडिकेट लॉजिक के फॉर्म में। तो उसमें बहुत सारे मेरे ऐसे क्वेश्चन मुझको बने कि अगर कोई वो लॉजिक का याद नहीं रखेगा तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो जो कंडीशन होता है मैथमेटिकल लॉजिक में, वही चीजें आपको देखने को, मतलब वही चीजें आपको मतलब करनी भी पड़ती हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और वही एक्सपेक्ट भी करता है जो IITs। तो वो देखने को मिला। एक जो कॉम्बिनेटोरिक्स, तो हर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बन सकता है कॉम्बिनेटोरिक्स का। इसके अलावा ग्राफ थ्योरी में, मतलब हर सब्जेक्ट्स में आपको कुछ ना कुछ तो, मतलब ग्राफ थ्योरी का जो, अगर आपको डायरेक्ट ग्राफ थ्योरी भी नहीं आए या डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी या सेट थ्योरी अगर ना भी आए, तो भी उसके जो प्रूफ्स के जो टेक्निक्स होते थे वो बहुत हेल्प किया। मतलब मैं ग्रुप थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी और सेट थ्योरी, रिलेशंस वगैरह, और उसका जो मैंने प्रूफ के टेक्निक्स सीखे थे कि एक प्रूफ को कैसे देखना है, एक अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको कैसे सोचना है, वो हेल्प करता है आपको प्रूफ। लोग बोलते हैं कि प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ तो नहीं आएगा गेट में। मुझको लगता है प्रूफ जरूर पढ़ने चाहिए एटलीस्ट एक बार, कि आपको आइडिया हो कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हो और ट्रू फॉल्स पूछा गया हो, अब तो MSQ है, सारे ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, 4 के 4 ऑप्शंस, उस केस में आपको यही चीज हेल्प करेगी कि पहले जब भी क्वेश्चन आए, मेरा ऐसा ऑटोमेटिक हो गया था, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है पहले मुझको डेफिनेशन याद आता था, फिर मुझको केसेस याद आते थे, और फिर मैं मतलब वो प्रूफ टेक्निक्स याद आते थे। और पूरा मतलब एक ऐसा भी टाइम हुआ था जब भी ऐसा आता था ना कि फॉर एग्जांपल ग्राफ्स में, सो ट्री इज आई मीन असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, तो वो मतलब मेरे कानों में बजता था दीपक सर के वॉइस में। तो एक ऐसा भी टाइम आया था। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर आपको अच्छे से चीजें समझनी है और उसका मतलब इम्प्लीमेंट करना है तो। Got it. Okay, Alpan, I think I have asked you most of the things, so let me just quickly check if there is something which I missed. अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा आ रहा हो जो कि आपको लग रहा हो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, मतलब लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस एंड स्पेशली द थिंग्स अबाउट द प्रूफ दैट यू मेंशन्ड, क्योंकि उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना, कि अगर आपके सामने MSQ आ रहा है, MCQ आ रहा है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको आप कॉन्फिडेंट हो कि यू कैन टेक अ काउंटर एग्जांपल एंड यू कैन डिस्प्रूव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स, एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि ये इसलिए ट्रू है क्योंकि काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, फिर कोई अदर मेथड से आपने उसको प्रूव किया है। एक्चुअली वो काफी हेल्पफुल होता है अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, और ऑटोमेटिकली उससे मतलब कॉन्फिडेंस के भी मार्क्स है ना गेट में, तो और ऑटोमेटिकली आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। और मेरे ख्याल से ये एक रीजन रहा कि हालांकि मैंने टेस्ट सीरीज तो नहीं दिए थे, पर वो जो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुआ था, जो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, और मैंने PYQs करा था, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया था, उसके दम पे मेरा रैंक आया है। जो मैंने टेस्ट सीरीज तो नहीं दिए थे, मैंने वो वेरिएशंस मैंने कवर नहीं करे थे जितने वेरिएशंस हो सकते थे, पर मेरे पास ये एबिलिटी आ गई थी कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी वेरिएशन आए, मैं उसके हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको प्रूफ्स और डेफिनेशंस अच्छे से पता है कैसे मतलब उस बारे में सोचना है, काउंटर एग्जांपल सोचना है, अगर नहीं एग्जिस्ट करना वो कैसे सोचना है, वो मुझको आ गया था। Got it. Awesome. So that is all, Alpan, from my side. So it was really nice interacting with you. Now, one last question is, I mean, you will be joining IIT Kharagpur, or there is any chance you might join, PSU, or you will definitely going for MTech? नो, अभी तक तो यही ठीक है कि IIT खड़गपुर जा रहे हैं। अगर इसके बाद मतलब बस एक ही PSU तो नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, अगर वो मिलता है तो थोड़ा सा धर्म संकट आ सकता है। बाकी फिलहाल तो और किसी भी PSU के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए IIT खड़गपुर ही मतलब उसको ही प्रेफर करेंगे। And why you have preferred IIT Kharagpur over other IITs? Right. So, being AIR 120, I had opportunity to choose between several IITs except IIT Bombay. ISC के केस में मेरा मतलब कोडिंग टेस्ट के दौरान मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो वो एक अनफॉर्चुनेट चीज रही, तो ISC नहीं मिल पाया। और बिटवीन IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT खड़गपुर, कानपुर के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो मद्रास, दिल्ली और खड़गपुर में, दिल्ली में एक चीज थी कि दिल्ली में रिसर्चर्स, जो ML में जो रिसर्चर्स थे वो तो बहुत सारे थे और बहुत अच्छा कर रहा है दिल्ली,
जस्ट सेकंड पे आता है बॉम्बे के बाद। पर उनका जो करिकुलम है एमटेक के लिए वो मुझको उतना अच्छा नहीं लगा। और मैंने सीनियर्स से बात करी तो मुझको पता चला बहुत कम लोग होते हैं जो दिल्ली में एमटेक में एमएल परस्यू करते हैं। तो वो रहा दिल्ली में जो टॉप प्रोफेसर हैं जैसे मौसम सर, प्रोफेसर मौसम, वो अलाउ नहीं करते एमटेक्स को। अच्छा। तो मेरे ख्याल से सेम होता है कानपुर में भी प्रोफेसर पीयूष राय के साथ। तो ये एक फैक्टर रहा दिल्ली चूज ना करने का। मद्रास मतलब मद्रास भी बहुत अच्छा था, उनका करिकुलम बहुत अच्छा था। पर मद्रास में एक तो मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, वहां पे वेदर मैं कभी साउथ इंडिया में रहा नहीं। हाँ। और सेकेंडली जो बाई डेटा लास्ट 5 years का डेटा देखे तो खड़गपुर के रिसर्च पेपर ज्यादा हैं मद्रास से एमएल में, एटलीस्ट मशीन लर्निंग फील्ड में। सो इसीलिए मतलब जा सकता था मद्रास, पर उसके लिए मतलब इतना मतलब दूर जाना और उस वेदर में रहना, उस फूड से अकस्टम करना अपने लिए, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। जैसे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मेरे लिए खड़गपुर पास होता, तो मैंने खड़गपुर ही चूज किया। गॉट इट। एंड बाय चांस आईआईएससी के टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते, कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो आप आईआईएससी चूज करते या फिर भी आईआईटी खड़गपुर रहता? अगेन धर्म संकट सोचना पर मेरे पड़ता। ख्याल से आईआईएससी चूज करता बिकॉज आईआईएससी का करिकुलम बहुत अच्छा है। और ओके। वहाँ के प्लेसमेंट में भी आपको एमएल के लिए मतलब ज्यादा कंपनीज आती हैं। तो मेरे ख्याल से आईआईएससी चूज करता। ये एक रिग्रेट रह गया उस दिन कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता। खैर मतलब आई एम हैप्पी विद आईआईटी खड़गपुर। एंड अल्पन, लाइक आपने जैसे मल्टीपल टाइम अभी मेंशन किया कि मशीन लर्निंग में आपको इंटरेस्ट था, सो आई मीन दैट इज आल्सो माय क्वेश्चन कि आपको मल्टीपल सॉरी मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट लाइक कैसे आया? ये आफ्टर गेट प्रिपरेशन, और आई मीन आपको पहले से बीटेक से ही लगता था कि मशीन लर्निंग में ही जाना है? हाँ मतलब ड्यूरिंग माई गेट प्रिपरेशन जब मैंने पढ़ा मुझको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा, मुझको पहले तो समझ भी नहीं आते थे लीनियर अलजेब्रा। आपका लेक्चर देखा तो समझना शुरू हुआ और उसमें भी थोड़ा डेवलप हुआ इंटरेस्ट। मेजरली मुझको जो इंटरेस्ट आया वो स्टैटिस्टिक्स में आया। तो मुझको डेटा अच्छा। बहुत पसंद आने लगा कि बहुत डेटा है, उससे हम कुछ इंसाइट निकाल रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल निकाल रहे हैं। वो मुझको बहुत फैसिनेट करता है, अभी तक करता है। तो बस वही एक मोटिवेशन था कि मुझको डेटा साइंस में ही जाना है और मुझको बस यही करना है। तो वही उसी में था कि उसी लिए चूज किया। गॉट इट। ओके। पर अगेन अगर मतलब मुझको प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा में वो मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता तो शायद मैं ये हिम्मत नहीं कर पाता एमएल चूज करने का, एमएल परस्यू करने का। वो फिर से क्रेडिट आपको जाता है कि मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ। थैंक यू। गॉट इट। ओके। सो लाइक आपने जब एलए प्रॉप पढ़ा तो उससे आपको जो आपका इंटरेस्ट था, जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो आप बोल रहे हो कि स्टैटिक्स में इंटरेस्ट था, हाँ, वो और ज्यादा हो गया बेसिकली हाँ, पढ़ने के बाद, एंड यू गॉट कॉन्फिडेंस आल्सो कि हाँ नहीं अब तो कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ओके। ओके। बिल्कुल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड अल्पन। हम्म, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा जो हमने कवर नहीं किया है अभी, तो वी कैन कवर दैट। मैंने तो बहुत कुछ कवर किया है, मतलब हमने तो बहुत कुछ कवर किया है, पर मेरे ख्याल से एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच में मेरे ख्याल से बहुत सारे, मतलब मैं एग्जैक्ट ऐसा परसेंटेज तो नहीं बता सकता, सही बात पर है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। या तो उनका सिलेबस खत्म नहीं हो पाता, या तो उनके टेस्ट में बुरे मार्क्स आते हैं, या तो कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और बस मान लो कि वो ऐसे ही रहते हैं कि नहीं होने वाला इस साल तो छोड़ देंगे, अगले साल का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस एक मैसेज है कि आप गिव अप मत करो। व्हाट आई फील इज दैट गेम, आई मीन गेट इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। जो अंत तक टिक गया वही सक्सेसफुल होता है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको टॉप, जैसे बहुत लोगों का मोटिवेशन होता है प्लेसमेंट्स, तो ऐसा भी नहीं है कि प्लेसमेंट्स अच्छा मिलने के लिए आपको टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 में ही आना है। आप 1,500 रैंक से भी ट्रिपल आईटीज ज्वाइन करके भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। यहाँ तक कि डीटीयू से भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं जो आपको 1,500 2,000 रैंक में भी मिल सकता है। तो अगर आपका प्लेसमेंट एम है तो मेरे ख्याल से इस माइंडसेट से चलो कि पूरा अंत तक लड़ेंगे, अंत तक कोशिश करेंगे, जो है होगा उसके बाद सोचेंगे कि ड्रॉप लेना है या फिर इसी में जाना है। तो फिर तो मैंने जैसे मेंशन किया कि ड्रॉप लेना है, आपको इंटरेस्ट है कि आपको हायर स्टडीज करनी है,
और उस माइंडसेट से करना है, फिर आप ड्रॉप लो। और अगर लगता है कि आप बस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, फिर जरूरत नहीं, आप इसी साल कर सकते हो। तो बस मैं यही मेंशन करना चाहूंगा कि गिव अप मत करो, मतलब गिव अप दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, प्रिपरेशन को बीच में छोड़ना। आई थिंक इस वीडियो के बाद तो जो परसेंटेज आप बोल रहे हो वो आधे से भी कम हो जाए होपफुली, आई होप सो, क्योंकि आई होप सो। राइट, एंड यू मेंशन इट वेरी राइटली कि जो ये ड्यूरेशन है सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे मोस्टली एस्पिरेंट गिव अप करते हैं। ये जो 2 महीने ये काफी क्रूशियल है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं अब मैं नेक्स्ट ईयर की तैयारी करूंगा। हाँ, तो exactly. दैट इज वेरी ट्रू। उसमें कुछ होता भी नहीं है, मैंने 2 बार कर रखा है गिव अप तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ उसमें कुछ नहीं होता है। आप 2 महीने पहले स्टार्ट करते हो, उससे कुछ नहीं होता है। बट अगर आपका रैंक इम्प्रूव होता है ना, जैसे मैं कह सकता हूँ मुझको लकीली 1766 रैंक आ गए थे, और उससे मेरा ये था चलो इस बार फेल भी करते हैं तो एक तो बैकअप है मेरे पास। अगर आपको एक अच्छा सा रैंक आता है और मैं थोड़ा सा करता तो मेरे शायद 1000 के आसपास भी आ सकते थे, तो मुझको और कॉन्फिडेंस मिलती। जो आप रैंक आपका वेस्ट नहीं हो रहा है 2-3 महीना, आप तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ जो आपको रैंक मिल रहा है वो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको एक साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट देगा, एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा कि चलो एक तो रैंक है और बस थोड़ा सा इंप्रूव करना है, कितना ही है 50 मार्क्स आ रहे हैं और 20 मार्क्स लाने हैं, रैंक 1000 के आसपास है, 1200 है, और कितना इंप्रूव करना है, और इतना तो इंप्रूव कर चुका हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप जरूर दो गेट पूरा, मतलब पूरे लगन से अंत तक लड़के दो। बस यही एक मैसेज है जो मैं बार बार कहता हूँ और बार बार कहना भी चाहता हूँ हर एस्पायरेंट को। मैंने जो गलती 2 बार करी वो मत करो बस। Awesome. Thank you, Alpan. That was really nice interacting with you. Thank you. Thank you, sir. It was a pleasure for me as well. Thanks. Take care. Bye. Thank you, sir.